Good afternoon, everyone. My name is डॉक्टर ऐश्वर्या फ्रॉम माधोबा। आपकी मैं आज होस्ट हूँ। जैसे कि आपको पता है, आज हमारे वेबिनार का टॉपिक है कि स्ट्रेंथन योर हार्ट बाय इंप्रूविंग योर इजेक्शन फ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो सबके मन में ये सवाल होगा कि इजेक्शन फ्रैक्शन एग्जैक्टली क्या होता है और इसकी हार्ट हेल्थ में क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो 2D इको नाम की टेस्ट होती है, उसमें हमें पता चलता है कि हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन कितना होता है। तो इससे हमें हमारी हार्ट की हेल्थ भी पता चलती है। ना कि सिर्फ इजेक्शन फ्रैक्शन ही ऐसा पैरामीटर है जिससे हम हार्ट हेल्थ मतलब ये कर सकते हैं कि हमारी हार्ट हेल्थ कितनी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी हार्ट हेल्थ कितनी अच्छी है। और इसी के बारे में हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज जुड़ी है हमारी माधोबाग की एक्सपर्ट डॉक्टर डॉक्टर हीना फ्यूरिया, जो कि माधोबाग में पिछले 15 सालों से प्रैक्टिस कर रही है। और आज तक उन्होंने 2000 से भी ज्यादा हार्ट के पेशेंट्स को ट्रीट किया है। तो इनसे आज हम ये जानेंगे एग्जैक्टली इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, इसके ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, इसके क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, विदाउट सर्जरी हम इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हमारी डॉक्टर से। हाय मैम। हाय नमस्ते सबको। मिनट, आपका ये नहीं दिख रहा मुझे। ओके। 1 मिनट। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। ओके। तो मैम, आपको जैसे कि पता है, आज हमारे वेबिनार का टॉपिक इजेक्शन फ्रैक्शन को लेके है। तो मैम, सबसे पहले तो मुझे ये क्वेश्चन है आपसे और हमारे सारी पेशेंट्स को ही कि एग्जैक्टली इजेक्शन फ्रैक्शन मतलब क्या होता है और ये हार्ट हेल्थ के पैरामीटर में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इजेक्शन फ्रैक्शन मतलब ईएफ हम बोलते हैं। ज्यादातर अपने को टूडीको के रिपोर्ट्स में इजेक्शन फ्रैक्शन देखने मिलता है। तो इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब होता है कि हमारे हार्ट को एक बार जब हार्ट बीट होता है, अपना हार्ट जब पंप होता है, तो एक बार में कितना ब्लड वो बाहर निकाल पर सकता है, उसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये इजेक्शन फ्रैक्शन मतलब अपने हार्ट की जो ताकत है उसको हम लोग परसेंटेज में गिनते हैं, और ये परसेंटेज कितना होता है वो अपने को पता चलता है। जैसे कि आपने बताया कि ये परसेंटेज हमें इसमें पता चलता है, तो क्या ये 100% इजेक्शन फ्रैक्शन हो सकता है? अगर और अगर नहीं भी हो सकता 100%, तो इसकी एक क्या नॉर्मल वैल्यू होती है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल है। इसका इजेक्शन फ्रैक्शन ये परसेंटेज में है, और ये 100% कभी नहीं होता। 100% का मतलब होता है कि अगर हार्ट के अंदर, मैं एग्जांपल देती हूँ कि हार्ट के अंदर अगर 100 ml ब्लड आया है, तो 100% मतलब 100 ml पूरा का पूरा बाहर नहीं जा सकता है। हार्ट पूरा ब्लड से मतलब खाली नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बायोलॉजिकली ठीक नहीं है कि ब्लड पूरा एम्प्टी हो जाएगा। तो ये इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो परसेंटेज में होता है। नॉर्मल परसेंटेज उसका जो है वो 55 से 70% होता है।
तो अगर वो 55 से 70% नहीं है या उससे कम है तो भी उसको प्रॉब्लम माना जाता है। तो कितना कम होने पे उसको लो ईएफ हम लोग बोल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ये 40% से अगर नीचे है तो उसको हम लोग लो ईएफ ये बताते हैं। ईएफ मैं इसलिए बोलूँ, इजेक्शन फ्रैक्शन को हम शॉर्टकट में अगर ईएफ बोलते हैं तो लो ईएफ जो है वो 40% से नीचे होगा तो वो दिक्कत भरा होता है। और 70% से ऊपर है तो भी कुछ डिजीजेज में ये ऊपर भी दिखाई देता है, बट वो भी बीमारी होती है। लो ईएफ ये जो होता है ये बहुत सारी कंडीशंस अपने को दिखाई देता है। जैसे उसमें जैसे कि आपने अभी बोला कि 40% से कम जो होता है मतलब उसे लो ईएफ बोलते हैं। तो ये लो ईएफ के क्या क्या कारण होते हैं, किन चीजों की वजह से, मतलब हमारे कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के वगैरह वजह से भी ये ईएफ कम हो सकता है, या फिर कुछ डिजीजेस होते हैं, मतलब जैसे कि हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज आजकल तो ये बहुत कॉमन हो गए, तो इन सारी चीजों के कारण भी ये ईएफ कम हो सकता है क्या? यस, ये सब बहुत ही सारे कारण है, इसके कॉजेस है। जैसे सबसे पहला कारण है कि हार्ट फेलियर। इसमें होता है कि अपना हार्ट के जो मसल्स होते हैं उसमें इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं होती है कि वो ब्लड बाहर निकाल पा रहे हैं। एक दूसरा कारण होता है आफ्टर हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आने के बाद भी इंजेक्शन फ्रैक्शन पंपिंग जो होता है वो कम हो जाता है। इसके अलावा जो कारण है ब्लॉकेजेस, ब्लॉकेजेस की वजह से हार्ट का जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो अपने आर्टरीज ब्लड सर्कुलेशन कर रहे हैं, अगर वो ब्लड सर्कुलेशन पूरा अच्छे से नहीं हो रहा है हार्ट को तो भी इजेक्शन फ्रैक्शन ड्रॉप होता है। इसके अलावा कार्डियोमायोपैथी, मतलब हार्ट के मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो बराबर नहीं है, इसलिए वो प्रॉपरली पंप नहीं कर पाता। इसके अलावा डायबिटीज में जैसे अपनी लाइफस्टाइल अगर ठीक नहीं है, शुगर बढ़ी हुई है, तो जब शुगर बढ़ी हुई होती है तो खून गाढ़ा होता है और उसकी वजह से हार्ट के मसल्स को ज्यादा स्ट्रेंथ यूज करनी पड़ती है। बहुत दिनों तक ये कायम रहेगा तो आगे जाके उसमें भी डायबिटीज कार्डियोमायोपैथी दिखाई देता है। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा तो उसमें भी ईएफ कम होने के चांसेस हो जाते हैं। वैसे अरिथमिया रहेगा, वाल्व के प्रॉब्लम रहेंगे, ये सारे अलग अलग कारण हैं जिसकी वजह से अपना ईएफ कम होता है। जैसे अभी आपने डिजीज के रिलेटेड बोला, तो लाइफस्टाइल भी ऐसे मतलब कुछ मैटर करती है क्या? लाइफस्टाइल में अगर कुछ चेंजेस आ जाए तो उसके वजह से भी ये ईएफ हमारा अफेक्ट होता है क्या? यस, डेफिनेटली। लाइफस्टाइल में अगर हमारा स्मोकिंग है, अल्कोहल कंजम्पशन है, या फिर हमको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो ये तीनों चीजों की वजह से बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन तैयार होता है। इन्फ्लेमेशन मतलब बॉडी के अंदर एक प्रकार की सूजन आती है, जो सूजन की वजह से अपने हार्ट के मसल्स है वो वीक होने लगते हैं। और जब वो हार्ट के मसल्स वीक होते हैं तो उसकी वजह से अपना ईएफ कम होते हुए अभी आपने जैसे हमें बताया कि ये सारे कारण होते हैं, मतलब लाइफस्टाइल में भी ऐसे कुछ एडिक्शंस की वजह से भी हमारा ईएफ कम हो सकता है, या फिर डायबिटीज वगैरह और हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे इशू है जिनके वजह से हमारा ईएफ कम होता है। तो मैम, ईएफ कम होने के बाद हमें कौन से ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं पेशेंट्स में, जाके ताकि हमारे पेशेंट्स को ऐसा मतलब अवेयर हो सके कि ये मुझे अभी ये सारे सिम्टम्स मुझ में दिख रहे हैं तो मुझे ये हार्ट से रिलेटेड हो सकता है, तो मुझे कंसर्न मतलब दिखानी चाहिए इन सारे इश्यूज को और मुझे एक बार दिखाना चाहिए डॉक्टर को। तो ऐसे कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं? लो एएफ के जो सिम्टम्स होते हैं ना वो बहुत धीरे धीरे डेवलप होते हैं। वो बहुत धीरे धीरे डेवलप होने की वजह से ऑलमोस्ट इजेक्शन फ्रैक्शन ड्रॉप होने के बाद ही सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो है कि सांस फूलना। हम जब चल रहे हैं उसमें भी सांस फूलना, सांस फूलना इसमें भी जो बहुत सारे स्टेजेस है। जैसे हमको बेसिक काम करने में, मतलब जैसे नहाने धोने में या चलने में, सीधा चलने में भी दिक्कत होने लगती है, उसके टाइम पे भी सांस फूलने लगती है। ये सबसे बड़ा कॉज है, सिम्टम है। उसके बाद है फटीग। फटीग मतलब थकान जो बोलते हैं हम, थकान मतलब बिना कुछ एक्सर्शन या कुछ भी किए जो हमारे को एक तरह का थकावट महसूस होता रहता है। वो भी लो ईएफ की वजह से वो एक प्रकार का थकावट, जो पहले नॉर्मल कामों में थकान नहीं लगती थी वो भी थकान होने लगती है। इसके अलावा बॉडी में कहीं पे सूजन आना, जैसे पैरों में, दोनों पैरों में सूजन आ रही है, तो ये लो ईएफ की वजह से बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाता है और उसकी वजह से दोनों पैरों में सूजन आ सकती है। बहुत जन को खांसी, कंटिन्यूअस क्रोनिक खांसी होती है। जैसे कंटिन्यूअस क्रोनिक खांसी है, वो बहुत सारी दवाइयां लेने के बाद भी खांसी कम नहीं होती है। तो तब यहाँ ध्यान में आता है हमको कि वहां पे इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने का चांसेस होता है। तो ये सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा किसी किसी को पैल्पिटेशंस, जैसे हार्ट बीट बहुत फास्ट चल रहा है उनका, या फिर ये होता है कि एफर्ट टॉलरेंस कैपेसिटी कम होना, मतलब जिसे हम व्यायाम शक्ति बोलते हैं। कि जैसे हम पहले 2 किलोमीटर सहज चल लेते थे, अब 2 किलोमीटर चलने के लिए हाफ लगने की वजह से हम 3 बार या 4 बार रुक कर चल सकते हैं।
तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से हमको लो ईएफ है ये पता चलता है। पर फिर भी लो ईएफ के लिए मोस्टली टेस्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है कि सिम्टम्स आने तक वो ऑलरेडी ईएफ लो हो जाता है। पर अगर हम डेली रूटीन चेकअप या कुछ करते हैं जिसमें टूडी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिस जो भी पेशेंट को डायबिटीज, बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस, बहुत ज्यादा वजन है, अगर ये सारी चीजें हैं तो एक रूटीन चेकअप में हम लोग उसको वंस अ ईयर या वंस अ करते हैं, तो वो अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए हेल्प होता है। आपने ये बहुत अच्छा बताया हमें कि कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, मतलब पैरों पे सूजन होना या फिर सांस फूलना, पाल्पिटेशंस होना। तो ये सारे सिम्टम्स अगर किसी में भी दिखे तो एटलीस्ट वो नहीं, ये तो पता चलेगा अभी कि नहीं हमें हार्ट से रिलेटेड भी ये इश्यूज हो सकते, तो हमें एक बार दिखाना चाहिए डॉक्टर को। तो नेक्स्ट मुझे ये पूछना था, जैसे कि अभी आपने बोला कि हम ईयरली एक बार रूटीन चेकअप करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है। तो आजकल बहुत सारे ऑफिसेस में भी ऐसा होता है कि ईयर में एक बार तो रूटीन पूरे बॉडी का ही चेकअप किया जाता है। तो अगर उसमें हार्ट चेकअप किया जाए और उसमें 2D इको हो, तो उसमें क्या होता है, कभी कभार ऐसा भी देखा जाता है कि किसी पेशेंट का मतलब ईएफ लो है लेकिन फिर भी उसे सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे। तो ऐसा भी कभी होता है क्या कि उसमें ईएफ लो है फिर भी सिम्टम्स नहीं है? होता है, ईएफ लो है फिर भी सिम्टम्स नहीं है, क्योंकि वो पेशेंट की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी रह चुकी है। उसने ऑलरेडी उसके जो बाकी के पैरामीटर्स है उसे उसने बहुत अच्छे से कंट्रोल में रखा है। जैसे वजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लो इजेक्शन फ्रैक्शन में हमको मेंटेन करना। तो वजन उसका अच्छे से कंट्रोल में है। पेशेंट का शुगर अगर है तो शुगर उसका HbA1c जो है वो बहुत अच्छा कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा उसका ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा ये जो सारी सिम्टम्स है उसके साथ में उसका स्लीप हैबिट्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट और वाटर इनटेक, ये सारा कुछ उसका रेगुलर है। अगर ये सारी चीजें रेगुलर है तो वो सिम्टम फ्री रहता है। बट फिर भी ये एक रिस्क है कि लो ईएफ में हमेशा अपने को हार्ट फेलियर या नीचे कोई बीमारी है ये सजेस्ट करती है। कभी हार्ट फेलियर हो सकता है, इसके अलावा ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, वाल्व के प्रॉब्लम है। तो लो ईएफ ये हमेशा सिम्टम फ्री हो फिर भी वो कोई डिजीज अंदर है ये हमेशा अपने को बताता रहता तो भाई हमें ये तो पता चला कि एग्जैक्टली ईएफ क्या होता है, उसके क्या कारण होते हैं और सिम्टम्स भी क्या दिखाई देते हैं। तो मैम मतलब ऐसे तो होता है हमेशा कि ईएफ इम्प्रूव करना ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन मैंने एक रिसर्च आर्टिकल में पढ़ा था, ब्रिटिश रिसर्च जर्नल में पढ़ा था एक आर्टिकल माधव बाग का, जिसमें ऐसा था कि विदाउट सर्जरी सिर्फ पंचकर्मा और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस का मतलब लाइफस्टाइल चेंजेस करके पेशेंट का ईएफ इम्प्रूव हुआ है 7% से। तो क्या किया जाता है, मतलब माधवबाग में कैसे ट्रीटमेंट की जाती है ऐसे लो ईएफ वाले पेशेंट्स की? माधवबाग में बहुत ही रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट की जाती है। ये रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट जो है उसमें हम लोग 5 सूत्र अपनाए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला है पंचकर्म ट्रीटमेंट। जो पंचकर्म ट्रीटमेंट है वो आपको वहां पे क्लिनिक में जाकर पंचकर्म ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद जो डाइट है वो बहुत स्पेसिफिक डाइट, कैलोरीफाइड डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन से भरा हुआ डाइट दिया जाता है। एक्सरसाइज, उसका प्रॉपर एक्सरसाइज प्लानिंग किया जाता है कि पेशेंट को इजेक्शन फ्रैक्शन कैसे बढ़ाना है, उसके लिए एक्सरसाइज कितना करना है वो सब बताया जाता है उनको। आयुर्वेदिक मेडिसिन दिए जाते हैं जो हम लोग इजेक्शन फ्रैक्शन में ही स्पेसिफिकली बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। और लास्ट में जो होता है इजेक्शन फ्रैक्शन मॉनिटरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनिटरिंग हम लोग बहुत रेगुलर बेसिस पे पेशेंट का करते हैं, जिसमें स्पेशली आता है वेट, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी चीजें बहुत ध्यान से मॉनिटर की जाती है, जिसकी वजह से इजेक्शन फ्रैक्शन अगर लो है तो हमको तुरंत पता चलता है। अगर वो पेशेंट कहीं डिजीज इंप्रूव कर रहा है या पीछे बैक फुट पे जा रहा है तो हमको उसको ये सब मॉनिटर करके तुरंत पता चल सकता है। तो ये पंचसूत्री ट्रीटमेंट जो अपनी है वो बहुत फायदेशीर रहती है इजेक्शन फ्रैक्शन इंप्रूव करने में। अब तक बहुत सारे पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन 8 से 10% तक इम्प्रूवमेंट हुआ है। और वो विदाउट एनी हॉस्पिटलाइजेशन विद इन 3 इयर्स वो भी ये हेल्दी रहते हैं। कि कोई हॉस्पिटलाइजेशन उनको 3 साल के अंदर, इजेक्शन फ्रैक्शन लो है फिर भी 3 साल के अंदर उनको कभी कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं करना पड़ा है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है लो इजेक्शन फ्रैक्शन पेशेंट के लिए।
आप जैसे कि आपने अभी बताया कि पंचसूत्री ट्रीटमेंट की जाती है, उसमें आपने पंचकर्मा भी बोला, तो पंचकर्मा यूजुअली सारी जगह पे किया जाता है जिसमें वमन, विरेचन, बस्ती, नस्यी, ये सब सारी प्रोसीजर्स आती है। तो माधवबाग में ऐसे कौन से पंचकर्मा प्रोसीजर्स किए जाते हैं और उनका कैसे हमारे हार्ट की हेल्थ पे, मतलब हमारे ईएफ इंप्रूव करने में कैसी हेल्प होती है इस पंचकर्मा की? पंचकर्मा में जो हमारी संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण चिकित्सा है उसमें स्पेशली 4 ट्रीटमेंट होती है। एक है सेंट्रीपिटल ओलिएशन, जिसे हम स्नेहन कहते हैं। वो पैर की उंगली से टुवर्ड्स हार्ट ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। जितना हमारे बॉडी में जो वेन्स में से इम्प्योर ब्लड हार्ट में आ रहा है उससे प्योर करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर आ रहा है, जिसके वजह से क्या होता है कि हार्ट की जो कार्डियक आउटपुट हम बोलते हैं वो कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। जब आउटपुट बढ़ता है कि हार्ट के मसल्स जो होते हैं उससे रिलैक्स करने का टाइम मिलता है। तो जो हार्ट पंपिंग कम होने की वजह से हार्ट के मसल्स ऐसे लूज हो गए हैं, तो जितना हम लोग कार्डियक आउटपुट बढ़ाते हैं तो उसको जो लूज हो गया है हार्ट फेलियर में मसल्स, उसको धीरे धीरे रिलैक्सेशन मिलने की वजह से रिकवरी का चांस मिलता है। उसके बाद होता है थर्मल वेजोडाइलेटेशन। जो थर्मल वेजोडाइलेटेशन है उसे हम स्वेदन चिकित्सा कहते हैं। तो ये स्वेदन चिकित्सा में पेशेंट के इसमें वाटर लॉस मतलब फ्लूइड बाहर जाता है, पानी स्टीम से बाहर जाता है। तो वो जब स्टीम देने से पानी बाहर जाता है तो अंदर से इन्फ्लेमेशन जो आया हुआ है वो इन्फ्लेमेशन कम होता है, वाटर लॉस होता है बॉडी में से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमको पेशेंट के इजेक्शन फ्रैक्शन इंप्रूव करने के लिए। उसके बाद हृदय धारा दी जाती है। मेडिकेटेड काढ़े से हम जो रेस्पिरेटरी मसल्स है अपने श्वसन के जो पेशी है उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए यहाँ पे हृदय धारा किया जाता है। और लास्ट में बस्ती दिया जाता है, एनीमा के जैसे मेडिसिन दिया जाता है जिसे पर रेक्टल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। वो जो पर रेक्टल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हम एक टाइम पे 100 से 1000 ml मेडिसिन डायरेक्ट दे सकते हैं, जिसमें कोई पेन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं होता है, और बहुत मिनिमम टाइम में वो हो जाता है। 5 to 10 मिनट्स के अंदर बस्ती की ट्रीटमेंट होती है। तो ओवरऑल जो पूरा एक दिन का एक टाइम का जो पंचकर्म है उसको 1 घंटा लगता है और वो बहुत सूदिंग ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद पेशेंट को बहुत कंफर्टेबल महसूस होता है और वो हर एक ट्रीटमेंट के बाद उसको अपनी इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है। म्यूट सारे। सर, मैम आपने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज एग्जैक्टली इन पंचकर्मा और प्रोसीजर, कि माधव में क्या क्या ट्रीटमेंट की जाती है पंचकर्मा में और कैसे मतलब बाकी ट्रीटमेंट से ये अलग होती है। ऐसे आपने डाइट के बारे में बोला था, तो माधवबाग में एक डाइट किट होता है। तो ये डाइट किट में एग्जैक्टली क्यों डाइट किट पेशेंट को दिया जाता है और ये डाइट किट का क्या इंपॉर्टेंस है, और मतलब पेशेंट को कितनी अच्छे से इससे इम्प्रूवमेंट मिलती है उसके पूरे ओवरऑल हेल्थ में? जैसे कि मैंने बताया कि इजेक्शन फ्रैक्शन लो है, तो उसमें क्या होता है कि अपने हार्ट के लिए जो स्पेसिफिक जितना कंटेंट हमको खाना है उतना ही खाना है। हार्ट के लिए हमको क्वांटिटी बहुत मैटर करती है कितना खाना है। तो इसमें प्रॉपर कैलोरीफाइड डाइट दिया हुआ है। कैलोरीफाइड मतलब हमने कितना कैलोरीज कंज्यूम करना है। तो पेशेंट से पेशेंट जितना वजन होगा उस हिसाब से 800 से 1000 कैलोरीज का हम डाइट देते हैं, जिसमें उसका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कितना होना चाहिए, प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब उसका शुगर वैल्यू कितना होना चाहिए, उसके अंदर वाटर लेवल या बॉडी में जो वाटर बैलेंस करना है उसके लिए उसे कितना ये पानी और ये सब होना चाहिए, ये सब उसको प्रॉपर बैलेंस किया गया है। जो प्रोटीन इंटेक ज्यादा होना चाहिए पेशेंट में, तो उससे हार्ट के मसल्स की मतलब प्रोटीन से हमारा मसल कैपेसिटी बढ़ता है, और हार्ट भी एक मस्कुलर ऑर्गन होने की वजह से अपना इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ने के लिए बहुत अच्छे हेल्प होता है। तो ये प्रॉपर कैलोरीफाइड डाइट है जो बहुत रिसर्च बेस्ड करके बनाया है, और इसे हम लोग को रेगुलर एटलीस्ट 1 to 3 मंथ्स पेशेंट के वेट के हिसाब से उसको कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रॉपर वेट और ये मेंटेन होता है और इजेक्शन फ्रैक्शन में इंप्रूवमेंट मिलता है। मैम जैसे कि आपने बताया कि डाइट किट ना कि सिर्फ आपको सिर्फ हार्ट हेल्थ इंप्रूव करने के लिए हेल्प करता है, कि मतलब पूरी ही ओवरऑल हेल्थ आपकी इंप्रूव होती है, और ये डायबिटीज वगैरह पेशेंट भी उसे इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। ओके। तो नेक्स्ट मुझे ये पूछना था एक्सरसाइज के रिलेटेड, कि आजकल मतलब जब भी हम देखते हैं जिनका ईएफ जिन पेशेंट्स में कम होता है, तो कार्डियोलॉजिस्ट उन्हें बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर सकते, आप ज्यादा मूवमेंट मत कीजिए, नहीं तो आपको तकलीफ हो सकती है। तो माधोबाग में भी एक्सरसाइज के रिलेटेड यही बताया जाता है क्या पेशेंट को, या फिर कुछ एक्सरसाइज के लिए बोला जाता है कि आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो, ये मतलब ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं और ये सारी एक्सरसाइज कर सकते हो जिसकी वजह से आपकी हार्ट हेल्थ और अच्छी हो सकती है? एक्सरसाइज हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक्सरसाइज में अगर हम देखेंगे तो इसके तीन पार्ट होते हैं कि बेसिकली एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वॉकिंग, सेकंड पार्ट होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और थर्ड पार्ट होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज। जब हम वॉकिंग के बारे में बोलेंगे तो हार्ट पेशेंट्स में जो वॉकिंग है ऑन एन एवरेज 150 मिनट्स पर वीक, मतलब एक हफ्ते के अंदर हमने 5 दिन हर दिन आधा घंटा चलना, ये बहुत जरूरी होता है। अब ये चलना क्यों है, वो इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है लो इजेक्शन फ्रैक्शन पेशेंट में। उसे कैसे चलना है, तो हर 10-10 मिनट का गैप करके चलना है। पेशेंट ने आधा घंटा एट अ स्ट्रेच नहीं चलना है, 10-10 मिनट के गैप से चलना है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों की जो पिंडलियां होती है, जिसे हम पेरिफेरल हार्ट भी कहते हैं, तो ये जो पेरिफेरल हार्ट जो होता है वो प्रॉपर हार्ट के जैसे ऐसे पंप करता है। जब ये हार्ट के जैसे पंप करता है ना, तो वो अपने लोअर लिम्स मतलब पैरों, पूरे पैरों की तरफ का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से पंप कर सकता है ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से हार्ट के ऊपर जो लोड है वो डिवाइड हो जाता है। जो अपना हार्ट है वो फिर अपर बॉडी एंड ब्रेन की तरफ के ब्लड सर्कुलेशन का ज्यादा फोकस करे। तो अगर हम डिवाइडेड एक्सरसाइज वॉकिंग करते हैं तो ये अपने हार्ट को रिलैक्सेशन देता है, थोड़ा सा उसको ओवर एक्सर्ट नहीं करने देता है, थोड़ा रिलैक्स होता है और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। दूसरा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसलिए कि कहीं पे लंग्स में पानी जमा हो जाता है इजेक्शन फ्रैक्शन लो होने पर, तो वो इजेक्शन फ्रैक्शन इंप्रूव करने के लिए हमको प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये सब बहुत जरूरी होता है। दीर्घ श्वसन, इसकी वजह से हमारी हार्ट रेट कम होती है। हार्ट रेट जैसे कम होगी, हार्ट के ऊपर का लोड है वो कम हो जाता है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राणायाम में सिर्फ भस्त्रिका और कपालभाति हम नहीं करना है लो ईएफ के पेशेंट में, इसका बहुत ध्यान रखना है। उसके अलावा लास्ट में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगेन मैं वही बोलूंगी, जैसे हमने डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़ाया है तो मसल वेट इंप्रूव होता है, वैसे ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ये मसल वेट इंपॉर्टेंट, मसल वेट बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे मसल्स की ताकत जब बढ़ानी है तो हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज करनी है। छोटे छोटे वेट्स होते हैं, 1-2 किलो के वजन होते हैं, जिससे हमको लिफ्टिंग करके मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव करना है। तो ये तीन ही एक्सरसाइज बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में, जैसे ही हमको छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में करनी है, हमको कंटिन्यूअसली नहीं करनी है इसे। और अपने डॉक्टर क्लिनिक में जो माधवबा के हमारे डॉक्टर्स है उनसे कंसल्ट करके आपके लिए कितना बेटर है वो हमेशा डिसाइड करके फिर ही एक्सरसाइज स्टार्ट करें। ऐसा कुछ नहीं कि आप एक्सरसाइज कंप्लीटली बंद कर दो, तो आप कुछ एक्सरसाइज है जैसे कि कुछ वॉकिंग, कुछ मिनट का वॉकिंग होता है, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस होती है या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, तो लेकिन ये माधव बाग में आप पूछ सकते हो डॉक्टर से कि आपको वो कितने मिनट तक करनी चाहिए और कितने फ्रीक्वेंसी में करनी चाहिए। तो उसके बाद अगर आपको इसका नॉलेज आ जाए तो आप कर सकते हो, जिससे कि आपकी ही ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होने वाली है। तो नेक्स्ट मुझे ये पूछना था कि माधव बाग में एमआईबी पल्स करके जो मॉनिटरिंग ऐप है, तो उसके बारे में आप कैसे हमें बता सकते हो कि उसमें क्या क्या होता है और कैसे मॉनिटर किया जाता है पेशेंट को। यस, मॉनिटरिंग मैंने पहले ही बताया कि पंच सूत्रों में से एक सूत्र महत्वा का है, और हार्ट फेलियर अपना ईएफ कम है जिस पेशेंट का, उसका मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रांगली और अच्छे से होना चाहिए। तो हमने जो एमआईबी पल्स ऐप बनाया है, ये ऐप के अंदर हमारे पास प्रॉपर एक्सरसाइज प्रोग्राम है पेशेंट के नीड के हिसाब से। अगर डायबिटीज पेशेंट है तो डायबिटीज के हिसाब से, हार्ट का पेशेंट है तो हार्ट के हिसाब से 90 डेज प्रॉपर प्लानिंग है उसमें। और हर लाइक 1 डे 1 से स्टार्ट होकर 90 डेज का एक्सरसाइज प्रोग्राम उसमें है। उसके बाद सेकंड पार्ट में है उसके अंदर वाइटल्स, जो हमने पहले ही बताया कि वजन, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी चीजें हमको प्रॉपर गाइड करती है कि हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन के यहाँ पे कुछ जो भी नुकसान करने वाले पैरामीटर्स है वो कैसे रह रहे, तो उसका अपग्रेडेशन जैसे जैसे हम करते हैं तो ये डेटा हमारे पास जैसे आता है, तो उससे हमें पेशेंट की इम्प्रूवमेंट कितनी हो रही है वो समझ में आती है। उसके बाद उसमें डाइट के फोटोज डालने हैं, कि आजकल तो एक ट्रेंड है, जैसे लोग पेशेंट कोई बाहर जाता है तो फेसबुक पे पहले अपडेट करते हैं क्या खाता है फिर चालू करता है, तो बस यही चीज हमको ब्रेकफास्ट लंच डिनर इसके फोटोज निकाल के अपग्रेड करने हैं, उसमें फोटोज अपलोड करने हैं। ये अपलोड करने के बाद अगर कहीं पे कुछ मिसिंग है या कुछ कम ज्यादा लग रहा है तो हम है, हमारे डाइटिशियन टीम है और हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं, ये सारी हमारी माधवबा की टीम है जो हमको प्रॉपरली गाइड कर सकती है कि हमारे डाइटरी चेंजेस जो है वो सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो ये सब कॉम्बिनेशन करके हम एमआईबी पल्स ऐप में अपना डेटा बहुत ही
बोलते हैं ना प्रोटेक्टेड फॉर्म में यूज कर सकते हैं। पेशेंट का डेटा बहुत ही प्रोटेक्टेड फॉर्म में और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग में रहता है। मतलब हमारे पास ऐप की वजह से हम बहुत अच्छे से पेशेंट को मॉनिटर कर सकते हैं, और अगर कुछ उसमें मतलब वो गलत कर रहा है उसकी रूटीन में तो हम उसे गाइड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए एमआईबी पल्स ऐप बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे कि हमें अभी ये पता चला कि मतलब क्या ट्रीटमेंट की जाती है, पंचकर्म प्रोसीजर्स क्या होती है, डाइट, एक्सरसाइज, और ये मॉनिटरिंग कैसे की जाती है। तो मैम, अगर माधव बाग में लो ईएफ का पेशेंट आ रहा है, अगर मेरा ही ईएफ अगर लो है और मैं माधव में आ रही हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा ईएफ अभी इम्प्रूव हुआ है? ऐसे कौन से मतलब टेस्ट या फिर क्या पैरामीटर्स होते हैं माधव बाग में चेक करने के लिए कि मेरा ईएफ अभी इम्प्रूव हुआ है? और इसके बारे में आप कैसे मतलब डिटेल में बता सकते हैं हमें? और इजेक्शन एक और क्वेश्चन था उसके साथ कि कितने ड्यूरेशन में ये सब रिकवर होता है, हमारी हार्ट की हेल्थ कितने ड्यूरेशन में रिकवर होती है? इजेक्शन फ्रैक्शन इंप्रूव हो रहा है, ये सबसे पहले तो हमको पेशेंट को पता चलता है कि पेशेंट का सिम्टम्स जो है वो कम होने लगे हैं। उसके बाद में हम लोग दूसरा जो टेस्ट होता है कि इन क्लिनिक हम लोग टेस्ट करते हैं पेशेंट का, जिससे हम वॉक टेस्ट बोलते हैं। ये वॉक टेस्ट होता है कि 6 मिनट वॉक टेस्ट। इसमें हम पहले ईसीजी निकालते हैं, उसके बाद पेशेंट को 6 मिनट वॉक करते हैं, 6 मिनट वॉक करने के बाद फिर से एक ईसीजी निकालते हैं। और ये जो 6 मिनट वॉक है उसमें एक ऑप्टिमम लेवल चाहिए अपना कि 6 मिनट्स में हमने करीब करीब 500 मीटर्स तक कवर करना है। अगर हम इतना कवर कर पाते हैं तो ये इजेक्शन फ्रैक्शन इंप्रूवमेंट की तरफ है। और फाइनल इजेक्शन फ्रैक्शन अपना इंप्रूव हो चुका है ये बताने के लिए हमको 2D इको एज पर डॉक्टर्स एडवाइस की आफ्टर अ मंथ और 2 मंथ्स और 3 मंथ्स, डिपेंड्स पेशेंट कैसा होता है उस हिसाब से वो उसको हम चेक कर सकते हैं। और उसमें हमको ऑलमोस्ट 5 to 8% इजेक्शन फ्रैक्शन इंप्रूवमेंट आफ्टर 1 मंथ ऐसा दिखाई दिया जाता है। 1 मंथ में हम 7 ट्रीटमेंट तो भी कर सकते हैं, और 7 ट्रीटमेंट के बाद, 7 ट्रीटमेंट पंचकर्म के होने के बाद हमको इजेक्शन फ्रैक्शन में 5 to 8% इंप्रूवमेंट मिलती है। ये तो पता चला कि क्या क्या मतलब टेस्ट वगैरह की जाती है। तो पहले तो आपको सिम्टम्स में ही पता चलता है कि मेरे सिम्टम्स कम होने लगे हैं, तो मेरा ऑफ कोर्स हार्ट हेल्थ इंप्रूव हो रहा है। और उसके बाद कुछ टेस्ट भी है जो कि किए जाते हैं, उसके बाद भी आप लोगों को पता चल जाता है। तो मुझे नेक्स्ट ये पूछना था कि मैम, बहुत बार ऐसा होता है कि ईएफ आपका कम है, या फिर ब्लॉकेजेस की वजह से भी आपने जैसे बताया कि ईएफ हमारा रेड्यूस हो सकता है, तो उसके बाद एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास सर्जरी सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स। और बहुत पेशेंट्स में ऐसा देखा जाता है कि उससे भी ईएफ इम्प्रूव नहीं हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है कि आफ्टर सर्जरी भी ईएफ इम्प्रूव नहीं होता, और पेशेंट को बहुत सारी कंप्लेंट्स रहती है? जो हम ब्लॉकेजेस देखते हैं, ब्लॉकेजेस बेसिकली अगर आपको पता है तो हार्ट की जो आर्टरीज है, जो हार्ट को ब्लड सर्कुलेशन देने वाली है, जो हार्ट की ऊपरी आर्टरीज है, उसकी ट्रीटमेंट होती है। एंजियोग्राफी में आर्टरीज का ब्लॉकेजेस देखकर उसके अंदर स्टेंटिंग करके एंजियोप्लास्टी जो की जाती है, तो उसमें सिर्फ आर्टरीज की हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाता है। जबकि इजेक्शन फ्रैक्शन ये सिर्फ आर्टरीज की हेल्थ नहीं है। इजेक्शन फ्रैक्शन ये हमारे पूरे हार्ट की जो हेल्थ है, हार्ट की कैपेसिटी या ताकत है, जो पंपिंग है, जो एक हार्ट बीट पंप करने पे बाद आती है, मतलब जितना ब्लड फ्लो बाहर निकाल सकता है। तो ये जो पंपिंग है वो अपना मतलब वो ट्रीटमेंट ही नहीं होती है वहां पे, वो कोरोनरी आर्टरीज की ट्रीटमेंट होती है, एंजियोप्लास्टी या बाईपास। इसीलिए बहुत सारे पेशेंट में आफ्टर एंजियोप्लास्टी, आफ्टर बाईपास भी सिम्टम्स या जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो इम्प्रूव नहीं होता है। जो आगे माधवा की ट्रीटमेंट या लाइफस्टाइल को अच्छे से फॉलो करके बाकी के पैरामीटर्स नीचे लाकर इम्प्रूव हुआ होता है। ऐसे पेशेंट्स भी माधव बाग में आ सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए, या फिर कुछ बहुत लेट हो गया अभी तो सर्जरी वगैरह कर ली तो उसके बाद माधव बाग में नहीं आ सकते, ऐसा कुछ है? नहीं, डेफिनेटली ये ऐसे पेशेंट तो माधवबाग में आ ही सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये आर्टरीज की ट्रीटमेंट नहीं, ये पूरे आपके हार्ट की ट्रीटमेंट है। हार्ट के मसल्स की हेल्थ इंप्रूव करनी है। हार्ट के मसल्स की हेल्थ इंप्रूव करने के लिए पंचकर्मा ट्रीटमेंट आपको बहुत ज्यादा फायदा देता है। और उसकी वजह से आपका इजेक्शन फ्रैक्शन पोस्ट सर्जरी भी इंप्रूव होता है, पोस्ट सर्जरी माधवबाग की ट्रीटमेंट लेकर इंप्रूव होता है। तो अगर आपकी एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास सर्जरी भी हुई है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप माधव बाग में जा सकते हो, ना कि उसके वजह से फिर आपको अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इसके प्रिकॉशंस के लिए भी आप माधव बाग में जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम कि आपने आज हमें बहुत अच्छे से बताया कि इंजेक्शन फ्रैक्शन एग्जैक्टली क्या होता है, और उसकी क्या हार्ट हेल्थ के पैरामीटर्स में इंपॉर्टेंस होती है, और कौन से सिम्टम्स वगैरह हमें
देते हैं, जिसकी वजह से हम मतलब एक ये तो अवेयरनेस तो हो सकता है कि मुझे कुछ हार्ट से रिलेटेड हुआ है अभी और मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो अभी आप मतलब ये पूरा हमारा सेशन तो अभी क्वेश्चन आंसर का खत्म हो गया है। तो अगर आपको पेशेंट में भी किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैम आपको आपके आंसर्स दे देंगे। तो एक पेशेंट ने तो मैम अभी क्वेश्चन पूछा है, तो हम पहले वही देखते हैं। ओके। तो मैम बीमल जी, हमारे जो पेशेंट है उन्होंने पूछा है कि वो 64 ईयर्स के हैं, उन्हें डायबिटीज, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल है, उनका ईएफ 60% है। उन्होंने सीटी एंजियोग्राफी की थी 2022 में। तो उन्हें ब्लॉकेजेस थे, उसमें ब्लॉकेजेस दिखाई दिए थे 60 to 70%। और उनका लिपिड HbA1c बीपी कंट्रोल में है आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, एलोपैथी की जो उनकी है। लेकिन उन्हें फील होता है कि दोनों लेग्स में आफ्टर आई एम फीलिंग वीक, हाँ उनको जो उनके पैरों में उन्हें बहुत वीकनेस वगैरह महसूस होती है, एक मतलब हफ्ते में एक बार वगैरह, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजों के लिए, और वो 4 से 6 किलोमीटर डेली चलते हैं, उन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम वगैरह कुछ भी नहीं है ड्यूरिंग वॉकिंग। तो ऐसे पेशेंट में आप उन्हें क्या एडवाइस करोगे? बेसिकली अभी इजेक्शन फ्रैक्शन तो बहुत अच्छा है आपका, ये मैम बहुत मेरा पॉजिटिव मसल्स पार्ट वीक है हैं और आपका। इजेक्शन मेरा 30% ही है। तो तो सर मेरे आप इजेक्शन बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? एक मिनट का हम सबके क्वेश्चंस ले लेंगे, लेकिन अभी जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर करने के बाद आप पूछ सकते हो। अभी तो इनका इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत अच्छा है, 60% है। पर फिर भी अगर ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं हमको 60 to 70%, तो हमें उसकी केयर करनी बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ मेडिसिन से बीपी और HbA1c को कंट्रोल रख रहे हैं, पर अगर हम लाइफस्टाइल को और इम्प्रूव करके ब्लॉकेजेस भी कम करें, तो ये बहुत अच्छा होगा। और ब्लॉकेजेस कम होता है अगर हम माधव बाग में जो डाइट, एक्सरसाइज, प्रॉपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, जिससे ब्लॉकेजेस के परसेंटेज कम होते हैं। और ये ब्लॉकेज के परसेंटेज कम होंगे तो उतना ही ज्यादा आपका इजेक्शन फ्रैक्शन और बाकी के जो चीजें हैं वो सारी इंप्रूव हो जाएगी। तो तो सर आप जैसे कि आपका मेडिसिन ले रहे हो, इसके लिए आपका सब अच्छा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, आपकी मेडिसिन भी कंप्लीटली बंद हो सकती है। लेकिन आप एक बार माधवा के क्लिनिक में विजिट कीजिए, आपको प्रॉपर गाइड करेंगे हमारे डॉक्टर्स कि कैसे ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ओके। तो मैम मैम मेरा बॉडी वेट भी थैंक लॉस यू हो डॉक्टर गया है साहब। और इजेक्शन थैंक भी यू मैम। 30% ही है। मसल चैट बॉक्स में डालेंगे तो ज्यादा अच्छा हो आप चैट बॉक्स में डालेंगे आपको क्या क्वेश्चन है, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैम अनिल जी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि एग्जैक्टली ब्लॉकेजेस क्या होते क्यों है, और इनको अगर हुए भी है तो क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए? ब्लॉकेजेस होते क्यों है? बेसिकली ब्लॉकेजेस ये लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल डिजीज मतलब हमारा खाना, एक्सरसाइज, इसके अलावा डायबिटीज और ये सारी चीजें जो होती है, उसके वजह से हमारे बॉडी में ब्लॉकेजेस होते हैं। कि अगर वो सारा बराबर नहीं है तो ब्लॉकेजेस होते हैं। अगर हमको ये लाइफस्टाइल डिजीज को इम्प्रूव करना है तो हमारी लाइफस्टाइल को हमें इम्प्रूव करना है। रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, ये सारी चीजें हमको करनी है। इसकी प्रॉपर रेमेडी आपके प्रॉपर रिपोर्ट्स देकर हम कंसल्ट करके आपको अच्छे से बता सकते हैं। को आइडेंटिफाइड कैसे करें मैडम? उनका ब्लॉकेज को क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाइड कैसे करें? आइडेंटिफाई कैसे करें ब्लॉकेजेस। राइट। ब्लॉकेजेस आइडेंटिफाई करने के लिए एकदम बेसिक टेस्ट अगर हम बताएंगे तो स्ट्रेस टेस्ट है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गेट योर स्ट्रेस टेस्ट डन। अगर ये स्ट्रेस टेस्ट में कहीं कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर आगे हम लोग सोच सकते हैं कि किस वजह से आता है, या फिर हमें उसके ऊपर क्या करना चाहिए। और एकदम आइडियल टेस्ट एंजियोग्राफी होती है, जिससे हमें ब्लॉकेजेस के परसेंटेज एग्जैक्टली कितने हैं वो समझना है। तो सर आपको पता चला होगा कि हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं और ये क्यों होते हैं, अगर आपकी लाइफस्टाइल मैम मेरा अच्छी नहीं। क्वेश्चन है, इजेक्शन फ्रैक्शन मेरा 30% ही है और बॉडी वेट भी मेरा लॉस हो गया है और मसल्स पावर नहीं है और साथ में किडनी में भी अगर प्रॉब्लम है किसी को, तो वो इजेक्शन उसका कैसे बढ़ा सकता है? किडनी में अ, सिस्ट है अगर किसी को।
किडनी में सिस्ट है उसका तो ट्रीटमेंट नहीं होगा, पर इजेक्शन फ्रैक्शन जो आपका कम है वो अपने पंचकर्मा ट्रीटमेंट से डेफिनेटली बहुत हाँ अच्छे से 30% इम्प्रूव ही हो है जाएगा। मैम। हाँ, तो ये जो हमारी पंचकर्मा ट्रीटमेंट है, जी जी। पंचसूत्री ट्रीटमेंट है, उसमें पंचकर्मा वगैरह से आपकी इजेक्शन। तुम्ही म्यूट आहात अनम्यूट करा. इजेक्शन फ्रैक्शन मतलब जो सिस्ट है हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, पर जो इजेक्शन फ्रैक्शन आपका कम है उसको माधव बाकी जो पंचसूत्री ट्रीटमेंट है उसमें पंचकर्मा डाइट, इससे आपका मसल पावर और वो सब रिगेन होता है और इजेक्शन फ्रैक्शन भी इम्प्रूव हो जाएगा उससे। सर इजेक्शन फ्रैक्शन आपका कम है तो उसके लिए डेफिनेटली माधवबाग में ट्रीटमेंट है, आप माधवबाग में जा सकते हो, उससे आपका इजेक्शन फ्रैक्शन डेफिनेटली बढ़ सकता है. अच्छा मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, कैन आई आस्क? ओके सर पूछिए. अच्छा, मैं ये कह रहा था मैम, मैं 38 ईयर का हूँ और मैं गुड़गांव में रहता हूँ। मैम मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है चलने में, मैं हेल्दी चल पाता हूँ, लेकिन मुझे ना लेफ्ट साइड शोल्डर में थोड़ा पेन रहता है, वो खासकर इवनिंग में। तो मैं अपना चेकअप कराना चाहता हूँ माधव बाग क्लिनिक से, तो कौन सा क्लिनिक ज़्यादा बेटर है माधव बाग में? 1385 received on phone pay। सॉरी, गुड़गांव में आई थिंक अपने सेंटर्स बहुत जगह पे है, आप अगर गूगल करेंगे तो आपको सेंटर्स मिल जाएंगे। और बेसिक जो टेस्ट है वो हमारे क्लिनिक में हो जाते हैं, जैसे स्ट्रेस टेस्ट है, वो फर्स्ट एंड प्रायोरिटी से अपने को डायग्नोस करने में, कि अगर हार्ट डिजीज या कुछ एलिमेंट है तो वो उससे डायग्नोस होता है। ओके मैम। मैम माधव बाग में कहाँ कहाँ है, मतलब सॉरी राजस्थान में कहाँ कहाँ है आपके ब्रांचेस? सर मतलब जिन सारे पेशेंट्स को डाउट है कि माधवबाग के क्लिनिक कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कहाँ सेंटर्स उपलब्ध है माधवबाग के, तो मैं आप सबको जो आप ग्रुप में ऐड हो उस ग्रुप में एक लिंक डाल दूंगी, उस लिंक पे आप आपका लोकेशन डाल के माधवबाग का आपके नियरेस्ट कौन सा क्लिनिक है आप ये ढूंढ सकते हो, और आपको वहां पे आप उस क्लिनिक का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों मिल जाएगा. और फिर भी अगर आपको कुछ ओके मैम राइट। है लोकेशन ढूंढने में, तो आप डायरेक्टली उस एडमिन के इस पे मैसेज कर सकते हो, आपको हेल्प कर देंगे. ओके मैम ओके राइट राइट। थैंक यू मैम। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. ओके, तो मैम मनीष जी का क्वेश्चन है कि हाउ टू रिड्यूस पल्स रेट, क्योंकि उनका पल्स रेट 85 to 95 में होता है रेस्टिंग में भी. हेलो। मैम आप म्यूट हो फिर से. पल्स रेट 80 to 85 रहता है। यस. पल्स रेट रिड्यूस करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहला तो हम रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। उसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है आपको डीप ब्रीदिंग, हार्ट रेट रिड्यूस करने के लिए। इसके अलावा आपको शुगर या जो भी कुछ है वो कंट्रोल में है या नहीं है, अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो भी हार्ट रेट ज्यादा रहता है। तो वो सारी पैरामीटर्स हमारे कितने कंट्रोल में है वो चेक करके हम आगे की हार्ट रेट कैसे कम कर सकते हैं वो और डिसाइड कर सकते सर तो प्राणायाम वगैरह करके भी हार्ट रेट कंट्रोल में ला सकते हो, ऐसा मतलब कुछ डरने की बात नहीं है. और फिर भी अगर आपको कुछ कंसर्न हो तो आप डायरेक्टली हमारे डॉक्टर से विजिट करके आपको वो प्रॉपर गाइड करेंगे. मैम नेक्स्ट क्वेश्चन कृष्णा जी का है कि उन्हें पाल्पिटेशंस होते हैं, तो ये पाल्पिटेशंस हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उन्होंने ऐसे पूछा है. हैं। पाल्पिटेशन ये हार्ट का एक सिम्टम है, तो पहले तो ये पाल्पिटेशन का रीजन क्या है उसे जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको पहले एक ईसीजी करना है और फिर डॉक्टर्स एडवाइस के हिसाब से आइदर 2D को या स्ट्रेस टेस्ट करके उसका डायग्नोस करना है। और ये डायग्नोस हो कि किस कारण से वो पाल्पिटेशंस है, तो वो उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकता नेक्स्ट क्वेश्चन अमित जी ने पूछा है कि उनका जो ईएफ कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय प्राणायाम, और मतलब कौन से प्राणायाम उसमें यूजफुल होते हैं.
प्राणायाम में हमें स्पेशली अनुलोम विलोम और दीर्घ श्वसन, ये दोनों प्राणायाम करके हम लोग इजेक्शन फ्रैक्शन को हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उससे हार्ट रेट बहुत अच्छे से कंट्रोल में आता है। हार्ट रेट जितना कंट्रोल में आएगा तो हमारी पंपिंग का मतलब होता है कि हार्ट कितने बीट्स होने पे हमारा हार्ट कितना ब्लड निकालता है, राइट। तो एक हार्ट बीट में वो कितना पंप कर सकता है, तो हार्ट बीट जितना अच्छा कंट्रोल में आएगा प्राणायाम से, उतना ज्यादा अपना इजेक्शन फ्रैक्शन इंप्रूव होता है उससे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैम साइनाथ जी ने पूछा है कि वो 60 इयर्स ओल्ड है, वो माधोबाग में ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी 2017 में। उनका अभी ईएफ भी इम्प्रूव हुआ है बहुत अच्छे से। उन्हें सिर्फ ये पूछना था कि कौन से प्राणायाम वो नहीं कर सकते, मतलब कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये सारे जो प्राणायाम है उसमें से वो कौन से उन्हें नहीं करने चाहिए। सिर्फ प्राणायाम में सिर्फ भस्त्रिका और कपालभाति, ये दो प्राणायाम हमें नहीं करने हैं। इन दोनों प्राणायाम से हमारा बीपी बढ़ता है, और बीपी बढ़ने की वजह से हमारा ईएफ को इफेक्ट हो सकता है। तो सिर्फ भस्त्रिका और कपालभाति, ये दो प्राणायाम नहीं करने चाहिए। सर तो बाकी अनुलोम विलोम वगैरह ऐसे नॉर्मल जो है वो आप कर सकते हो, सिर्फ भस्त्रिका और कपालभाति नहीं करनी है। ओके। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन जो बिमल जी ने ही पूछा था, सबसे पहला क्वेश्चन, कि उन्हें अभी उनकी जो एंजियोप्लास्टी वगैरह और मेडिकेशंस वो ले रहे हैं हार्ट से रिलेटेड, तो वो वॉक कर पाते हैं 4 to 6 किलोमीटर्स डेली, लेकिन फिर भी उनके पैरों में दर्द होता है, पेन होता है, वीकनेस फील होती है। तो ऐसा क्यों होता है? विटामिन डिफिशियंसी वगैरह ऐसा कुछ है इसकी वजह से, या फिर कुछ और रीजन हो सकता है? शुगर की वजह से भी हो सकता है। शुगर है आपको? यस यस जी यस मैम। मैम। हाँ, शुगर अगर भी। आपको शुगर है तो शुगर की वजह से भी पैरों में दर्द हो सकता है, क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन, जैसे शुगर अगर ज्यादा बहुत सालों से है तो अपने पैरों की नसों में भी इफेक्ट हो जाता है। इसकी वजह से भी पैर का दर्द हो सकता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी से भी पैर दर्द हो सकता है। और इसके अलावा मस्कुलर जो स्ट्रेंथ होता है, अगर वो कम है पैरों के मसल्स का, तो उससे भी होता है। तो हम उसे एक बार डॉक्टर से चेक करवा के डिसाइड कर सकते हैं कि उसे कैसे ठीक किया जा सकता विटामिन D 30 है मैम। है। लोअर बॉर्डर पे ही है सर। ठीक। थैंक यू डॉक्टर साहब। किसी को और भी कुछ डाउट पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो। हेलो मैम। बोलिए। हेलो हाँ, बोलिए। मैम, मेरा नाम संतोष है। अ, मुझे लास्ट 10 ईयर से डीसीएम का प्रॉब्लम डायग्नोस हुआ था अभी। हेलो। हाँ, हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ, अभी मैं सीएमसी वेलोर से अपना मेडिसिन लेता हूँ। और अभी रिसेंटली जो मैंने अगस्त 2024 में मैंने टेस्ट करवाया था, तो अभी वहाँ पे 29% ईएफ आया है। नॉर्मल लाइफ स्टाइल में मुझे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल रोड अदरवाइज मैं टाटा मोटर्स में जॉब में हूँ। तो अभी ईएफ इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं? मेरे एक रिलेटिव मुंबई में ही रहते हैं, तो उन्होंने ही माधव बाग के बारे में बताया, तो उनसे पता चला। मैंने जैसे पहले ही बताया कि इजेक्शन फ्रैक्शन अगर लो है तो वो हमेशा अपने इंडिकेटर्स ऑन रखता है, कुछ ना कुछ अंदर कुछ तो प्रॉब्लम चल ही रहा है, इसकी वजह से वो ईएफ कम रह रहा है। तो हम ईएफ बढ़ाने के लिए और क्या इन्फ्लेमेशन, एंटी इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट और वो सब कर सकते हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। हाँ, ओके। एक्चुअली ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में है, क्योंकि बाकी कोई भी मतलब जैसा आप स्टार्टिंग में बता रही थी कि कुछ वाइन वाइन ये सब सिगरेट की वजह से भी हो सकता है। तो ये सब कोई चीज का कुछ भी नहीं है इशू, है ना मेरे साथ। तो अभी अभी क्या इतना पे करवाने से अभी कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है? हो सकता है। जो या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है उसका मतलब होता है कि अपने हार्ट के मसल्स ऐसे लूज हो गए हैं,
तो अगर हमें उसे ठीक करना है तो उसके लिए वो हार्ट के मसल्स के ऊपर का लोड कम करना है। तो ये पंचकर्मा जो है वो बहुत अच्छे से हार्ट के मसल्स का लोड कम कर देता है, और वो मसल्स का लोड कम होगा तो आपका इजेक्शन फ्रैक्शन इंप्रूव होगा। और अगेन सिर्फ मेडिसिन तो अभी आपने कुछ डाली है चैट बॉक्स में, मेटेक्सटेल और रोजेट है। नहीं, मेडिसिन तो मैंने नहीं डाली है। ऐसे वाइमाडा, कार्बेडिलॉल, एप्रिडोन, प्लेनेप जो है ये मैं ले रहा हूँ। डायरेटिक्स में डाइटोर ले रहा हूँ। बस ये मेरे मेडिसिन हैं। और अभी रिसेंटली 6 मंथ से डायबिटीज आया है, तो अभी शुगर के लिए एक टैबलेट ले रहे हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको हेल्प करेगा आपकी मेडिकेशंस कम करने के लिए, क्योंकि इतनी सारी जब आप मेडिसिन ले रहे हो तो उसके साथ उतना वाटर इनटेक करना पड़ रहा है। इजेक्शन फ्रैक्शन 30%, 29% है, तो आपको वाटर रेस्ट्रिक्शंस भी कंटिन्यूअसली मेंटेन करना पड़ता है। 1.5 लीटर का। हाँ, तो इतनी मेडिसिन अगर कंज्यूम कर रहे हो तो वो वाटर इनटेक भी बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करोगे तो आपका मेडिकेशंस कम हो जाएगा, मेडिकेशंस कम होगा उतना बॉडी अच्छे से रिवाइव होगा। और एक चीज जाना था मैम, जैसे अभी आप बता रही थी कि जो भी डीसीएम के पेशेंट है तो उनको 10 मिनट्स का ब्रेक ले ले करके फिर वॉकिंग करना चाहिए। जैसे हम वॉक करते हैं तो 30 मिनट्स, 45 मिनट्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अगर प्रॉब्लम नहीं होता है तो हम कंटिन्यू वॉक कर सकते हैं, या उतना वॉकिंग से हार्ट पे मतलब थोड़ा ज्यादा लोड आएगा ऐसा। नहीं, इंडिविजुअली अगर आप पूछो तो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो आप कर सकते हो, बट ऑन एन एवरेज जो जनरल लोगों के लिए हम बताते हैं तो उसको थोड़ा इंस्टॉलमेंट में गाइड करना, और एज पर डॉक्टर्स एडवाइस आपका चेकअप होने के बाद आप एज पर डॉक्टर्स एडवाइस आप कंटिन्यूअस भी वॉक कर सकते हो 30 मिनट्स के लिए। बस 30 मिनट्स से ज्यादा एक साथ में एक्सरसाइज नहीं करना है लो ओके, इंजेक्शन एक और फ्रैक्शन। लास्ट क्वेश्चन था मैम कि इसमें फाइनली जैसे आप बता रही थी कि 8 to 10% इम्प्रूवमेंट होता है, तो 8 to 10% ही इम्प्रूवमेंट होता है या और ज्यादा भी हो सकता है? ये बहुत वेरिएबल है। मतलब हमने पेशेंट जो देखे हैं उसमें 25 से पेशेंट का 55 भी हुआ है, पेशेंट 10% ईयर से 25 पे ही है बहुत सालों तक। तो ये बहुत वेरिएबल है, पर 5 to 8% डेफिनेटली होता है। अगर हम 5 to 8% भी अगर इम्प्रूव करके रखते हैं ना आपको, तो आपकी जो रिस्क होती है ना बाकी की, कि लो ईएफ की वजह से 3 साल के अंदर जो हॉस्पिटलाइजेशन या जो भी रिस्क होती है वो सारी रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, और ओके। आपकी जो लाइफ की क्वालिटी है ना वो बहुत इंप्रूव हो जाती है। ओके, जैसा आप 5 to 8% एक्चुअली बोल रही हैं ना मैम, इसका ये क्वेश्चन पूछने के पीछे एक रीजन था कि जैसे डॉक्टर्स जो एलोपैथी वाले डॉक्टर हैं, जो जब टेस्ट करते हैं 2D इको करते हैं, तो वो 5% बोलते हैं कि वो चूंकि वो फ्रैक्शन में रहता है, इसके वजह से 5% का एरर आ सकता है। मतलब किसी क्लिनिक पे अगर आप जाएंगे तो हो सकता है 22% आए, तो किसी में 27% भी आ सकता है। सिंस वो फ्रैक्शन में रहता है इसलिए वो बोलते हैं कि इनपुट और आउटपुट का फ्रैक्शन है, इसके वजह से वो वेरिएबल हो सकता है हाँ, 5% का। इसमें सिर्फ दो प्रकार के इजेक्शन फ्रैक्शन देखे जाते हैं ना, जैसे एक होता है विजुअल मोड में देखा जाता है 2D को पे, और एक होता है कैलकुलेशंस मेथड से देखा जाता है जिसमें ब्लड कितना अंदर है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, उसके हिसाब से कितना ब्लड बाहर आ रहा है। तो ये ज्यादा एक्यूरेट रहता है हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन डिफाइन करने में। ओके, और कितने टाइम तक का ट्रीटमेंट लेना होगा, या माधव बाग में कितने टाइम रहना होगा? क्योंकि हम लोग तो एम्प्लॉय भी हैं, तो बहुत ज्यादा लिमिटेड मतलब लीव भी रहता है, तो कितने टाइम के लिए रहना पड़ेगा वहाँ? मतलब ये अगर हम हॉस्पिटल में एडमिशन करते हैं तो 7 डेज का ट्रीटमेंट रहता है, और अगर हमें हॉस्पिटल एडमिशन बेसिस पे नहीं करना है, ओपीडी बेसिस पे करना है, आपके नियर बाय जो सेंटर्स रहते हैं अगर हम वहां पे करते हैं तो हम वीकली ट्वाइस वगैरह बुलाते हैं पेशेंट को, और 1-1.5 घंटा लगता है। तो हम अपना पूरे दिन के शेड्यूल में 1-1.5 घंटा निकाल के भी कर सकते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो होता है ना वो ऐसा नहीं है कि 7 दिन किया और खत्म हो जाने वाला है। तो उससे ओके। हमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन लाइफ टाइम करना है हमें, इसलिए थोड़ा सा सिर्फ समय आपको निकालना है आपके ट्रीटमेंट के लिए, 1.5-1.5 घंटा वीक में 2 बार। तो ये आपकी रूटीन लाइफ चलती रहेगी फिर भी हो सकता है। ओके, क्योंकि मैंने अभी पतंजलि का भी लिया है, मुझे बाद में थोड़ा पता चला। तब तक मैंने पतंजलि का अपॉइंटमेंट ले लिया था, तो अभी दिसंबर में देखते हैं, अगर माधव बाग आप आते हैं तो वहाँ आ जाएंगे मुंबई में। ओके, थैंक यू मैम। अनम्यूट करा तुम्हाला.
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम मनीष जी का कि 75% ब्लॉकेजेस है तो एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं क्या, या फिर कुछ अलग ट्रीटमेंट भी, मतलब माधव बाग में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उससे ब्लॉकेजेस कम हो सकते हैं? एंजियोप्लास्टी इमरजेंसी में की तो बहुत अच्छी होती है, पर अगर हमें अभी रिपोर्ट हमारे सामने है और पेशेंट अगर घर में है तो आई विल सजेस्ट कि लाइफस्टाइल मॉडिफाई करिए, इससे बहुत ज्यादा मतलब ब्लॉकेजेस के परसेंटेज भी कम होंगे। तो हम माधवबाग में जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसमें डाइट और प्रॉपर पंचकर्म वगैरह प्लान करके देते हैं, अगर हम वो करते हैं तो आपका 10 to 30% ब्लॉकेजेस कम होता है विद इन 3 मंथ्स। अगर कुछ तकलीफ नहीं है तो आप डायरेक्टली मतलब एंजियोप्लास्टी के लिए ना जाके माधव बाग में ट्रीटमेंट कर सकते हो, उससे आपके ब्लॉकेजेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं और आपकी लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होती है। ओके, तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन अमित जी ने पूछा है कि हम कोलेस्ट्रॉल लेवल बाय टेकिंग ट्रीटमेंट इन माधव बाग की कम कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हैं। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल दो टाइप के हैं, एक है एंडोजेनस और एक एक्सोजेनस। तो एंडोजेनस कोलेस्ट्रॉल होता है वो बॉडी खुद प्रोड्यूस करता है, कहीं बॉडी में डैमेज हो रहा है तो उसे रिपेयर करने में। और एक्सोजेनस मतलब हम खाने पीने से जो लाते हैं। तो हम माधवबाग में दोनों तरह की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एक है जो ट्रीटमेंट है पंचकर्म, जिससे रिपेयरिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और डाइटरी मॉडिफिकेशंस जो हम खाने पीने में एक्सरसाइज में चेंजेस करेंगे, उससे हमारा एक्सोजेनस बाहर का जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी ठीक होता है। तो ओवरऑल आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो कोई भी टाइप का है, वो कोलेस्ट्रॉल आपका अच्छा होता है ट्रीटमेंट के बाद। सर आप जरूर जा सकते हो माधव बाग में, तो उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका जरूर इम्प्रूव हो सकता है। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन छाया जी ने पूछा है कि उनका टोटल कोलेस्ट्रॉल 322 है और ट्राइग्लिसराइड लेवल उनका 998 है और एचडीएल है उनका 30, और उन्हें चेस्ट पेन होता है लेफ्ट साइड पे, और उनकी एज अभी 46 ईयर्स है। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ओवरऑल बहुत हाई है, और आपका वॉकिंग नहीं दिख रहा है, पेशेंट वॉकिंग नहीं कर रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। तो सबसे पहले तो इतना हाई कोलेस्ट्रॉल है तो पूरा इवेल्युएट कर लीजिए खुद को कि माधोबा क्लिनिक में जाकर आप स्ट्रेस टेस्ट वगैरह जो भी इंडिकेटेड है वो एक बार चेक करवा लीजिए। उस हिसाब से आपका प्रॉपर डाइट और पंचकर्म प्लान करके देंगे, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो सिर्फ डाइट और पंचकर्म से ही कम हो जाएगा। मैम आपको बहुत ज्यादा हाई है आपका कोलेस्ट्रॉल, आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, तो आप एक बार जरूर माधवबाग में विजिट कीजिए, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा और ट्रीटमेंट से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो इतना ज्यादा है तो वो कम हो सकता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था हमारे पेशेंट ने कि इंडोर साइकिलिंग 45 मिनट करके कि हमारा इम्प्रूव हो सकता है ईएफ? इंडोर साइकिलिंग करके भी ईएफ इम्प्रूव हो सकता है, प्रोवाइडेड सबसे पहले हमें हार्ट रेट मॉनिटर करनी होती है अपनी। कोई भी एक्सरसाइज करते वक्त हमारी हार्ट रेट कितनी बढ़ रही है ना, वो मॉनिटर करते हुए अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो सारी तरह की एक्सरसाइज हमारी हेल्प करेंगे। तो अगर आप बोलोगे 45 मिनट्स कंटिन्यूअस इंडोर साइकिलिंग करूंगी और ईएफ बढ़ेगा, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए इस बारे में कि आपके लिए आपके इजेक्शन फ्रैक्शन के हिसाब से या आपके हार्ट डिजीज के हिसाब से आपको कितना हार्ट रेट तक आपको एक्सरसाइज करना होता है। तो आप सर कर सकते हो इतने मतलब साइकिलिंग, इंडोर साइकिलिंग भी, लेकिन एक बार पूछ लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए कि आपका ईएफ कितना है, उस पे भी वो डिपेंड करता है कि कितने मिनट्स तक करना चाहिए। माधवा क्लिनिक इन कोलकाता सर, हाँ हमारा सेंटर कोलकाता में भी अवेलेबल है, उसका लिंक मैं आपको ग्रुप पे डाल दूँ। और अभी भी किसी को और कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो। शायद हमारे पेशेंट के अभी क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं मैम। ओके, मैं नहीं है अभी भी। हेलो। हाँ सर, एक मिनट।
ओके। तो मैम महेंद्र जी ने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछा है कि जिनका बाईपास हो चुका है, क्या उन्हें भी माधव बाग से कुछ उम्मीद है क्या? मतलब माधव बाग में बाईपास होने के बाद भी आप आ सकते हो आपकी हार्ट हेल्थ इंप्रूव करने के लिए? यस, हम लोग ने जैसे इससे पहले भी डिस्कस किया कि बाईपास भी जो करते हैं तो बाईपास का मतलब होता है कि हमारी हाथ या पैर की या अंदर के ही हार्ट के मतलब चेस्ट के अंदर की ही कोई आर्टरी ब्लॉकेज वाली आर्टरी के बगल में लगाई जाती है। जब हम बाईपास करते हैं तो हम आर्टरीज की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और हम जो माधवबाग में ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो माधवबाग में जो ट्रीटमेंट है उसमें हम आपके हार्ट के मसल्स की केयर ले रहे हैं, आपके पूरे बॉडी की केयर ले रहे हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, मतलब पूरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो इसकी वजह से आप माधव बाग की ट्रीटमेंट पोस्ट बाईपास भी ले सकते हैं, सो दैट आपकी जो बाईपास है उसकी उम्र बढ़ जाए। सर आप जरूर माधव बाग में ट्रीटमेंट ले सकते हो, जिससे आपकी ओवरऑल ओवरऑल हार्ट हेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगी। तो आप जरूर एक बार माधव बाग को विजिट कीजिए। हेलो। हाँ हाँ मैडम, बोलिए। हाँ बोलिए सर। मैं साईनाथ बात कर रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन पूछा था मैसेज में, लेकिन वो वॉइस क्यों क्रैक हो रहा था, तो वापस रिपीट करके पूछ रहा हूँ कि जो प्राणायाम करना है उसके अंदर मुझे कपालभाति और भस्त्रिका नहीं करनी है, करेक्ट? जी राइट। सर। हाँ। और दूसरा क्वेश्चन है, ईएफ मेजरमेंट के लिए आपने बोला है कि विजुअल होता है और एक दूसरा मेथड होता है, तो दूसरा मेथड कौन सा होता है और उसको क्या कैसा उसका क्या बोलते हैं, उसका कॉस्ट वगैरह कितना रहता है? नहीं, विजुअल कॉस्ट से वही, तो हम। कॉस्ट हाँ तुम्हारे जी। आपके टूडीको के रिपोर्ट में ही इनकलकेटेड रहता है वो। ओके। हाँ, तो वो हम्म। एक ही रिपोर्ट में आ जाता है वो। पर उसमें एक अच्छा। दो मेथड से एक ही सेम टाइम पे किया जा सकता है। तो जो ओके। इजेक्शन फ्रैक्शन कैलकुलेशन मेथड बोलते हैं उसको, कि एंड कैलकुलेशन। डायस्टोलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ये दोनों कैलकुलेट करके इजेक्शन फ्रैक्शन कैलकुलेट किया जाता है। तो दोनों मेथड एक अच्छा। ही 2D इको में दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर को बोलना पड़ता है ऐसा कीजिए, मेरा हाँ, वो टूडे को आपके जो उल्टा डॉक्टर बोलता एडवाइस, मतलब जो आपके फिजिशियन रहेंगे, ट्रीटिंग फिजिशियन, वो अगर आपको लिख के देंगे तो वो स्पेसिफिकली दोनों देखते हैं, वरना वो सिंगल ही देखते हैं। Hello, hello. Can you बोलिए hear सर। me? हाँ Yeah. हाँ, आपकी आवाज है। So if 75% blockage is detected in lead, so is it then compulsory to do angioplasty, or you can, uh, with modification, reduce it and avoid angioplasty? लेग में है आपका ब्लॉकेज। हाँ, 75%. तो आपको लेग में जो ब्लॉकेज है उसके लिए भी हम पंचकर्मा ट्रीटमेंट और ये सब करते हैं। एक बार आपको डॉक्टर डायरेक्ट कंसल्ट करना पड़ेगा। आपका ब्लॉकेज जो है वो कैसे डिटेक्ट हुआ, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट तय किया जाता है। क्योंकि अगर वहीं वहां पे कोई अल्सर या नॉन हीलिंग कोई वुंड है तो फिर उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट प्लान किया नहीं, जाता है। ऐसा नहीं है, वो एंजियोग्राफी किया था और उनको जो दिखा था उसमें से उनको 2-3 जगह ज़्यादा दिखा था, उसमें से एक ट्रीट हो गए, एंजियोप्लास्टिक किया, एक को छोड़ दिया, वरना नेक्स्ट स्टेज पे करेंगे। लेकिन अभी मैं माधव दास का जो सुना था और मैं गया था, और मेरा वॉक भी अगर 1 घंटा, सवा घंटा, डेढ़ घंटा तक भी वॉक करूँ रेगुलर नॉर्मल, तो अभी कुछ नहीं है। मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा था, अभी रेगुलर, अब मेरा वेट भी कम हो अच्छा, गया। एलएडी में आपका ब्लॉकेज है आप बता रहे हैं? हाँ, अभी जो है पेंडिंग है वो एलईडी का है, उधर 75% वो उनके रिपोर्ट के हिसाब से। पहली बात तो वो बोलते हैं 75, वो एग्जैक्ट 75 होता है या वो जजमेंट होता है? जो 75 है वो 60 भी होता है या 80 भी हो, कुछ भी हो सकता है। अब वो एक आर्बिट्री फिगर है, जैसे हम, हाँ मतलब 75% प्लस और माइनस 5-10% होता है वो डिफरेंस। अभी वो उन्होंने पहले जो एंजियोप्लास्टी किया है और ये दूसरा हम थोड़े दिन बाद करेंगे, तो हमें राह नहीं देखनी है कि वो बड़ा हो जाए उसके बाद एंजियोप्लास्टी करनी वो है। अलग था, वो पहले वाला था, वो उधर नहीं था, वो लेड का नहीं था, वो दूसरा था, वो तो हो चुका, लेकिन ये अलग है, तो उसका कैसे? हाँ, मैं वही बता रही हूँ कि अभी वो जो 75% है उसको हमें बड़ा नहीं होने देना है। अगर हम हाँ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, हम अपने इसमें चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो ब्लॉकेजेस धीरे धीरे बढ़ने वाला है आपका। हाँ। तो आपको ओके। माधवबाग की जो ट्रीटमेंट है वो लेने के बाद आपके ब्लॉकेज के परसेंटेज कम होंगे। तो आपको एंजियोप्लास्टी कुछ दिनों बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो एलोपैथी डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ भी करो ये कम होता ही नहीं है। जो बाकी के लोग बोलते हैं वो बिल्कुल गलत बोलते हैं, कभी भी ब्लॉकेजेस कम होते ही नहीं है। ऐसा नहीं है। हम एलोपैथी का जो ट्रीटमेंट है उसमें कोलेस्ट्रॉल के लिए जो एक गोली यूज होती है
एटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स को चालू रही होगी। तो वो जो गोली है, अगर वो हम 1.5 ईयर 18 मंथ्स हम कंज्यूम जब करते हैं तो 4% ब्लॉकेज रिड्यूस होते हैं। ये ऑलरेडी रिसर्च पेपर्स है, तो वो भी मानते हैं कि ब्लॉकेजेस कम होते हैं। नहीं होते ऐसा नहीं होता है। तो ब्लॉकेज अटोवा 40 का लेना रहता है या 20 और 40 दो होते हैं ना अटोवा के mg? वो हर पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। पेशेंट के सिम्टम्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल, स्ट्रेस टेस्ट, ये सारी कॉम्बिनेशन करके डिसाइड किया जाता है पर कितने मतलब वो अच्छा मेडिसिन है, अटोवा से थोड़ा कम होता है माइनर। तो हाँ, उससे कम होता है, पर वो 18 महीने लोगे तब जाकर वो 4% कम होता है, ऐसा रिसर्च पेपर है। और हमारा माधोबा का जो रिसर्च पेपर है, अगर हम डाइट बहुत अच्छे से करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डाइट लेते हैं, तो उससे हमारा 30 to 40% ब्लॉकेज 3 मंथ्स में कम हो जाता है। और जो माधोबाग का मैंने सुना था एक वीडियो, आपके जो मेन डॉक्टर है खपोली के, उन्होंने वीडियो शेयर किया था कि 95% 99% ब्लॉकेज भी विदाउट कुछ एंजियोप्लास्टी के बिना माधोबाग में करके फिर 65% हो गया था 3 या 50% हो गया 3 मंथ्स में। तो ये होता है ऐसा? डेफिनेटली होता है। हमारे पास कम से कम 100 ऐसे वीडियोस अभी डॉक्टर रोहित साने सर के पॉडकास्ट चालू है, उसमें वो बताते हैं कि ऑलमोस्ट 100 पेशेंट्स के ऐसे ब्लॉकेजेस ऑन एंजियोग्राफी रिपोर्ट कम होते हुए दिखाई दिए। ओके सो 100% 99% तक भी उनको फिर क्यों कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ? अगर ब्लॉकेज है 94% 95%, तो अब तक क्यों कुछ नहीं हुआ था वो पेशेंट को? क्योंकि वो ब्लॉकेज एक दिन में तो हुए नहीं रहेंगे, पहले 95 होने के पहले 91 92 93 भी हुए होंगे, तो 93 92 को भी उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो क्यों 95 में ही वो उनको प्रॉब्लम फील होता है? दैट मीन्स 95 तक कुछ नहीं होता है, ऐसा होता है? नहीं, इसमें हर पेशेंट का एक तो सिम्टम्स आने के लिए एक इन्फ्लेमेशन होता है। कभी भी कोई भी बीमारी है वो इन्फ्लेमेशन के साथ स्टार्ट होती है। ब्लॉकेज बनना बहुत मतलब अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 ईयर्स लगते हैं उसे बनने में और बढ़ने में। पर अगर इन्फ्लेमेशन प्रोसेस जो होता है उसे इनिशिएट करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे कॉजेज होते हैं। अगर वो कॉजेज एक साथ आ गए हैं और उसने इन्फ्लेमेशन बढ़ा दिया है तो सिम्टम्स जल्दी आ जाते हैं। और ये जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी कि अगर पेशेंट की शुगर कंटिन्यूअसली हाई रह रही है तो उससे इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। पेशेंट को अचानक से बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया है तो इन्फ्लेमेशन हाई हो जाता है। पेशेंट अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ा दे रहा है तो उससे इन्फ्लेमेटरी जो एंजाइम्स होते हैं अपने बॉडी में वो बढ़ जाते हैं, और ये इन्फ्लेमेशन जब बढ़ता है तब वो ब्लॉकेज तकलीफ देते हैं, तब तक वो साइलेंट रहते हैं। तो ये इन्फ्लेमेशन का रीजन क्या है, इसीलिए वो 90% के तक नहीं दे रहे थे और 95% होने के बाद तकलीफ दे रहे। ओके, थैंक्स। हेलो मैडम, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैडम। हेलो, हाँ बोलिए। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मैडम क्या है ना कि अभी मेरा पूरा ट्रीटमेंट वगैरह बराबर चल रहा है, सब प्राणायाम योगा चल रहा है, गोलियां चल रहा है, ट्रीटमेंट भी बराबर चल रहा है, लेकिन अभी भी मेरा 4 साल के बाद भी है ना एलोपैथी का गोली चालू है, मेटाक्सेल 25 और रोजर 10। तो वो कंटिन्यू करनी है, करना पड़ेगा क्या? आपने एंजियोप्लास्टी की है? प्लास्टिक की है या मैडम? हाँ जी, माधोबाग का तो दवाई चालू है, तीन दवाई है मेरे पास ऑलरेडी। अभी मैं एसएम कार्ड, सेरेना और पुनोरा ले रहा हूँ, ये 3 तो चालू है। उसके अलावा डॉक्टर ने मुझे और 2 दिए हैं, मेटाक्सेल 25 और रोजर 10। तो एलोपैथी की गोली मुझे कभी तक कंटिन्यू करनी होगी? अभी मैं रिसेंटली रिपोर्ट निकाले, ऑलमोस्ट मेरे सब अच्छे रिपोर्ट है, टूरी को भी अच्छा है और ये भी अच्छा है। ये गोली हमको मतलब डॉक्टर आपके डिसाइड करके बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि ये कब तक हमें कंटिन्यू करनी है, हम कब स्टॉप कर सकते हैं। ओके फाइन मैडम, अभी मेरा नेक्स्ट विजिट ट्रीटमेंट है 2 दिन के बाद, तो मैं उनसे कंसल्ट करके क्लियर कर लूंगा। और दूसरी बात है, आई एम थैंकफुल टू माधोबाग, यू एंड ऑल योर टीम, बिकॉज मुझे पहले विश्वास नहीं था कि ऐसा सब होता है आयुर्वेदा में। जब मैं 17 में प्लास्टिक होने के बाद अपना ज्वाइन किया तो उस टाइम मेरा 35% में वो था, ये था। और उस टाइम डॉक्टर ने मुझे बोला था उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से या मेरी रिपोर्ट देख के कि आपके हार्ट अटैक के बीच में और ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट होने के बीच में बहुत टाइम गैप गया है, तो आपके टिश्यूज मर गए हार्ट के वेन्स के, तो रिकवर होना पॉइंट परसेंट में चांसेस है। लेकिन मैंने और मेरे डॉक्टर ने बहुत उसके ऊपर से फॉलो किया, लाइफस्टाइल चेंज की, मेडिसिन किया, तो नाउ आई एम 35 to 40 इम्प्रूव हो गया। तो मैं प्राउडली लोगों को भी बता सकता हूँ कि व्हाट इज माधव बाग। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। या थैंक यू। हेलो, एम थैंक आई यू सो ऑडिबल? मच साइनाथ जी कि आपने आपका हेलो एक्सपीरियंस शेयर किया और हेलो, आपको एम आई मतलब बहुत ऑडिबल? अच्छे से इम्प्रूवमेंट मिली है और आपकी मेडिसिन यस जरूर बंद हो सकती है सर, लेकिन एक बार आप मतलब वेरी फॉलो अप लेते रहिए। मैम जो तो आपकी डॉक्टर है वो आपको जरूर बताएंगी, कंसल्ट करेंगी आपको कब तक वो मेडिसिन चालू रखनी है। फाइन ना, मुझे मैडम सुनिए, मुझे ना माधव बाग का ट्रीटमेंट लाइफ टाइम की क्या बोलते हैं, गोलियां मेडिसिन में लाइफ टाइम भी लेने के लिए तैयार हूँ। मुझे खाली वही हमारा एलोपैथी का निकल जाना चाहिए बस। और जो डॉक्टर बोलेंगे पूरा मैं वो करने के लिए तो आज भी करता हूँ मैं। पूरा मेरा टुडे का पूरे दिन का दिनचर्या बहुत बढ़िया रहता है, कुछ खाना पीना ये सब लाइफ स्टाइल का इन प्लेस में है। हेलो, एम आई ऑडिबल? सर हेलो, हाँ मैडम, थैंक यू सो मच। हाँ मैम, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही हाँ, मेरा नाम अनिल लचवानी है, मैं अभी लेट ज्वाइन किया हूँ। बेसिकली एक क्वेरी था मेरा। मेरा 2019 में बाईपास सर्जरी हुआ था, करीब 5 साल हो गया। तो दो चीजें हैं। एक तो मेरे जो मेडिसिन है, मेरा एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट मुंबई में बाईपास हुआ, सर्जरी हुआ था। और एक तो मेरा मेडिसिन बहुत ज्यादा चल रहा है। दूसरा, मैंने अभी रिसेंट अपने सारे टेस्ट कराए थे, तो ईएफपी करीब बताया था डॉक्टर ने 40 के आसपास है। तो मेरे दो क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन, जो मेरी मेडिसिन हैं क्या माधव ट्रीटमेंट से कम हो जाएंगी? दूसरा क्वेश्चन, जो मेरा ईएफ अभी करीब 40 के आसपास है, क्या वो इंक्रीज हो जाएगा? ये दो क्वेरीज थी मेरी। और अगर मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अभी करंटली मैं जबलपुर एमपी में हूँ, तो माधव भाव के किस सेंटर में मैं पर्सनली आके कंसल्ट कर सकता हूँ? डेफिनेटली आपके जो इजेक्शन फ्रैक्शन है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। हमारी जो पंचसूत्री माधवा की ट्रीटमेंट है, जिसमें प्रॉपर डायग्नोसिस करने के बाद पंचकर्मा, डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज सब किया जाएगा, जिससे आपका इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगा। जैसे इजेक्शन फ्रैक्शन आपका इम्प्रूव होता है वैसे आपका मेडिसिन जो है वो कम होती है। उसके अलावा जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, हार्ट इम्प्रूवमेंट होता जाता है जैसे वैसा आपका मेडिसिन टेपर कर देंगे हमारे डॉक्टर्स। ओके। और मैं भी जैसे जबलपुर में रहता हूँ, तो कौन से सेंटर में मैं कंसल्ट कर सकता हूँ जाके? सर क्लिनिक की लिंक मैं आपको भेज दूंगी आपके व्हाट्सएप पे, तो ठीक है, तो आप मैं जबलपुर में उससे कंसल्ट कर सकता लोकेट हूँ। कर सकते हो कि कहाँ पे है वो क्लिनिक। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। सर आपका मतलब जरूर ट्रीटमेंट हो सकता है, आफ्टर बाईपास भी आपका ईएफ जरूर इम्प्रूव हो सकता है। आप एक बार कंसल्ट कर लीजिए डॉक्टर से, वो आपको प्रॉपर बताएंगे कि कितना टाइम लगेगा और आपको कितनी इम्प्रूवमेंट मिल सकती है। ठीक है, मैं कर लूंगा। आप डिटेल्स शेयर कर दीजिएगा यस प्लीज मेरे साथ। थैंक यू। मैम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन निशान जी ने पूछा है कि उन्हें बहुत नमनेस फील होता है उनके दोनों पैरों और पैरों में और हाथों में, क्या ये डायबिटीज की वजह से है? डायबिटीज नमनेस के बहुत सारे रीजंस है कि जैसे अगर हमारे कमर में कोई नस दब रही है उसकी वजह से है, शुगर हाई रहती है, HbA1c अगर हाई रहती है उसके वजह से है, तो या B12 डेफिशिएंसी है हमारे, तो ये सारी जो है वो हमें इसका डायग्नोसिस करके फिर उसके ऊपर प्रॉपर आयुर्वेदिक पंचकर्मा ट्रीटमेंट और माधवबाग में हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैम, मेरा निशांत बोल रहा हूँ। मेरा बाइक से मैं गिरा हुआ था, तभी मेरा नर्व्स दबा हुआ है। मे बी दैट वाज वन ऑफ द रीजन मेरे को डॉक्टर ने बताया था। सो आई रिसेंटली केम अक्रॉस दिस माधव बैग। इज देयर एनी ट्रीटमेंट फॉर दैट इन माधव बैग? यस, आपके जो भी रिपोर्ट्स हुए हैं, MRI रिपोर्ट्स या जो भी हुए हैं, आप क्लिनिक में लेके जाइए आपके आपके नजदीक के क्लिनिक में, और उसके ऊपर हम पंचकर्मा ट्रीटमेंट और ये करते हैं, और इससे आपको रिलीफ होता है, आपका जो नमनेस है वो पूरी तरह से जाता है। ओके, थैंक यू मैम।
तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शेख जी ने पूछा है कि उन्हें ओबेसिटी और स्लिप डिस्क है, तो उसका भी ट्रीटमेंट माधोबाग में होता है क्या? हम लोग ओबेसिटी मतलब हमारे ये लाइफस्टाइल डिजीज है, और लाइफस्टाइल डिजीज हमको हमारा लाइफस्टाइल इम्प्रूव करके डेफिनेटली फर्क पड़ता है। हमारा वेट लॉस जो है हमारे को एक महीने में करीब करीब 4 से 6 किलो वजन हम कम कर सकते हैं। और स्लिप डिस्क के लिए भी स्पेशली आपके यहाँ हमारे यहाँ पे पंचकर्मा ट्रीटमेंट होता है, जिससे स्लिप डिस्क भी पूरी तरह से अच्छा हो जाता है। सर जरूर आप माधोबाग में जा सकते हो, हमारे यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, आपका वेट लॉस भी होगा और स्लिप डिस्क का आपको जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो सकता है। ओके मैम, नेक्स्ट ओके क्वेश्चन मैम, थैंक यू। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन आशुतोष जी ने पूछा है कि ड्यू टू स्टैटिन्स जो हम लेते हैं, तो उसके वजह से किडनी भी अफेक्ट होती है क्या? किडनी पे कुछ प्रॉब्लम होता है क्या किडनी के लिए? नहीं, स्टैटिन से डायरेक्टली कोई किडनी पे इफेक्ट नहीं होता है, बट लॉन्ग टर्म यूज या ओवर यूज ऑफ स्टैटिन की वजह से हमें मसल वीकनेस हो सकता है, या फिर लॉन्ग टर्म यूज के बाद माइल्ड डायबिटीज वगैरह हो सकता है। तो जितना हो सके उतना कंट्रोल हम अगर लाइफस्टाइल से करें या डाइट से करें, तो उतना स्टैटिन का डोज जल्द ही कम कर सकते हैं हम। सर आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि डायरेक्टली तो अफेक्ट नहीं करता, लेकिन आपको अगर लॉन्ग टर्म आप ले रहे हैं तो उसके कॉम्प्लिकेशन या फिर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो बेटर कि आप लाइफस्टाइल इंप्रूव करो, ना कि स्टैटिन पे आप डिपेंड रखो। ओके, तो अभी सबके क्वेश्चन शायद खत्म हो गए मैम। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा हमें गाइड किया और हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी कि क्या होता है इजेक्शन फ्रैक्शन और कैसे ट्रीटमेंट की जाती है माधवबाग में, और हमें कौन से चीजों का ख्याल रखना चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल कैसी रखनी चाहिए, डाइट कैसे लेना चाहिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो आप बोलना चाहूंगी मैं आपको कि आप जाते जाते हमारे पेशेंट्स को क्या बताना चाहोगे कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए आप कैसे मतलब ख्याल रख सकते हो? हेलो। हेलो। ओके, हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी। मैडम मुझे ना डायबिटीज शुगर 20 साल से है और थाई रहती है, और जिसकी वजह से मुझे कान में भी तकलीफ हो गई है। तो मुझे आना था माधवबाग, तो कैसे मैं आपके इधर आ सकूं? ओके मैम, आप माधवबाग में आ सकते हो। आप जो आप ग्रुप में ऐड हो ना, उसमें जो एडमिन है उन्हें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, तो मैं उस पे आपको एक लिंक सेंड कर दूंगी या फिर पूरा डिटेल ही सेंड कर दूंगी कि वहां पे मतलब जिस जगह पे है उसका एड्रेस वगैरह कॉन्टेक्ट डिटेल सब आपको मैं दे दूंगी। सिर्फ आप उस एडमिन के इस पे हाई कर दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। लास्ट में मैसेज इतना ही मैं देना चाहूंगी कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, डाइट थोड़ा कम खाना है, जितना जरूरत है उससे थोड़ा कम खाना है, ताकि हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। उसके अलावा आपको रेगुलर चेकअप्स एट स्पेसिफिक इंटरवल्स, जैसे आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है, तो रेगुलर चेकअप या रेगुलर मॉनिटरिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारी हार्ट की हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए। तो ये जो तीनों चीज है वो हमें रेगुलर बेसिस पे करनी है, जिससे हम सही दिशा में चलते रहे हमेशा। थैंक यू सो मच वंस अगेन मैम, कि जैसे आपने बताया कि अगर आपका डाइट अच्छा हो, आपकी एक्सरसाइज अगर आप रोज कर रहे हो और आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो, तो आप जरूर आपकी हार्ट हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी रख सकते हो। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप सबने ये वेबिनार ज्वाइन किया और हमारी सारी ये इंफॉर्मेशन के लिए आप मतलब इतने पेशेंस रहे। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो डायरेक्टली उस ग्रुप पे पूछ सकते हो, और क्लिनिक के बारे में लिंक मैं सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन। बाय।